हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है समुद्र तटीय मैदान। इसको अच्छे से समझने के लिए बेसिकली हम भारत का नक्शा का देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको आपको यूट्यूब में एंड हमारी वेबसाइट पे जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि भारत को डिवाइड किया गया है। तो ये है पूरब, दिस इज़ अ पूरब, दिस इज़ अ पश्चिम एंड उत्तर दक्षिण। आप देख सकते हैं कि ये पश्चिमी तटीय मैदान होंगे, पूर्वी तटीय मैदान होंगे, दिस इज़ अ पश्चिमी तटीय मैदान। ओके, ये गुजरात, इसमें देख रहा है कि कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं। बेसिकली जैसे गुजरात आएगा, यहाँ पर गोवा आएगा, यहाँ पर केरल आएगा एंड यहाँ पर जस्ट कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ से गुजरात की नर्मदा गंगा नदी की डेल्टा से लेके ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस टाइप से इसको हम समुद्री तटीय मैदान को दो भागों में डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद हम जब इनके बारे में पढ़ने के बाद कि कौन कौन सा तट कहाँ पर है, कितना मैदान है, किसकी मैदान की कितनी विड्थ है, इन सभी को पढ़ने के बाद हम इसमें स्थित कितने पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पोर्ट्स कहाँ पर कौन कौन सा पोर्ट स्थित है, कहाँ पर कौन सा पोर्ट स्थित नहीं है, कौन सी पोर्ट की क्या खासियत है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में समुद्री तटीय मैदान। समुद्री तटीय मैदान बेसिकली क्या है, दक्षिण के प्रायद्वीप पठार के भाग के दोनों ओर, मीन्स दैट इज अ प्रायद्वीप पठार के दोनों ओर के भाग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट में हम डिफाइन करेंगे कि गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात की कच्छ की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी के अंतरद्वीप तक पाया जाता है। बेसिकली इसकी औसत चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर है। लेकिन जहाँ पर नदियों का संगम होता है एंड वो एस्टुरीज का निर्माण करती है, वहाँ पर इसकी विड्थ 80 किलोमीटर तक गई हुई है। ये बेसिकली नर्मदा और ताप्ती के मैदान पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं नर्मदा ताप्ती के मैदान पर। अब इधर पर एक और खासियत है, यहाँ पर क्या है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये पश्चिम की ओर थोड़ी सी झुके हुए हैं, जिससे क्या होता है कि इधर की जो नदियाँ हैं वो तीव्रगामी हो जाती है। इस भाग को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली सबसे फर्स्ट में कच्छ, तो जो गुजरात का जो मैदान है वो कच्छ का प्रायद्वीप तटीय मैदान है। अब जो समुद्र के बाजू वाले एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली शुष्क होते हैं या अर्ध शुष्क होते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग, रेतीले होंगे, तो रेतीले हैं। इधर पर गिरनार की पहाड़ियाँ पर स्थित है, इसकी मध्य में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। गुजरात का तटीय मैदान सबसे लंबा है, ठीक है। इसको हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी लेंथ के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। गुजरात का मैदान कच्छ के जो सौराष्ट्र है वहाँ से कच्छ एवं सौराष्ट्र के पूर्व में है, मतलब जस्ट उसकी साइड में है। यहाँ पर बेसिकली 2 नदियाँ आती हैं, माही और साबरमती, और उसके जस्ट नीचे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आती हैं जो अरब सागर में आके मिलती हैं। फिर जस्ट उसके नीचे आते हैं कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान बेसिकली दमन से गोवा तक है। इसकी जो लेंथ है 500 किलोमीटर है। इधर पर जो मैदानों में बेसिकली साल और सौगान के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कनरात तटीय मैदान। बेसिकली ये मैंगलोर के बीच में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो सुपारी और केला, आम, नारियल इन वृक्षों की अधिकता होती है। जस्ट उसके नीचे मालाबार तटीय मैदान होता है जो केरल के तटीय मैदान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालाबार तटीय मैदान केरल का तटीय मैदान है जो कि मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मीन्स ये पूरा एरिया कवर किया हुआ है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इसमें छोटी छोटी लैगून झील पाई जाती है। इस
इस मैदान के तटीय भागों में मत्स्य पालन भी किया जाता है, मत्स्यन भी किया जाता है, मीन्स मछलियों को सुखाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, लेकिन इधर पर नर्मदा नदी का जो तट है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, वो 13 मीटर का है। लेकिन इधर पर बेसिकली सबसे छोटे छोटे पतले होते हैं, बिकॉज इसका ढलान समुद्र की तरफ है। ओके, पश्चिमी तट में सूरत से कन्याकुमारी तक इसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बीच पहाड़ियों में स्थित है। इसका 80 किलोमीटर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। काठियावाड़ का मैदान जो है, बेसिकली काठियावाड़ का मैदान ये होता है। काठियावाड़ का मैदान फैला हुआ है जिसमें जहाँ पर समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। कोंकण का तटीय मैदान 500 किलोमीटर है, जिसमें बेसिकली गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसको कोंकण बोल सकते हैं, यहाँ पर मालाबार बोल सकते हैं। मालाबार तट मैदान, मालाबार गोवा से कन्याकुमारी तक, इसे कन्नड़ तट भी कहते हैं। इधर पर लैगून स्थित है। यह उन्न मस्जिद का तट है। यहाँ पर कर्नाटक और केरल राज्य स्थित है। यहाँ पर कर्नाटक और केरल राज्य स्थित है। वर्षा इधर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक है। यह तट मसाला उत्पादन, इधर मसाला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिक्सी बाजा केरल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट कम चौड़ा, मीन्स इसकी विड्थ कम है, एवं कंकरीला है, बिकॉज इसकी ये समुद्र तट की तरफ झुका हुआ है, जिससे क्या होता है, ज़्यादातर मिट्टी बह जाती है और ये कंकरीला और पथरीला बन जाता है। यहाँ यह तट ईसाई संस्कृति के प्रभावित होने के कारण हिंदू धर्म का विकास कम हुआ है। अब केरल में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हिंदू धर्म का विकास कम हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली ये काठियावाड़ का मैदान है, यहाँ पर इसको कच्छ का मैदान भी बोला जाता है। कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, कोंकण मैदान एवं मालाबार तट मैदान। ठीक है, सबसे ज़्यादा विड्थ 80 किलोमीटर यहाँ पाई जाती है, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी निकली हुई है। आफ्टर दैट होल औसत विड्थ है जो इसकी 60 किलोमीटर है। ओके, कोंकण का तटीय मैदान की जो लेंथ है 500 किलोमीटर है। इधर पर कोंकण का तटीय मैदान 500 किलोमीटर है। यह गुजरात से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ है, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन पूर्वी तट। पूर्वी तट बेसिकली जस्ट हाफ साइड ऑफ पठारी प्रदेश। दिस इज बेसिकली बंगाली खाड़ी के किनारे स्थित है। गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक, गंगा का डेल्टा यहाँ पर बनता है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी नदियाँ, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के कारण बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं। इसमें इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। अगेन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट, तमिलनाडु से इसे तमिल का मैदान या आंध्र प्रदेश आंध्र तटीय मैदान भी कहते हैं। दिस इज एरिया दैट्स कॉल्ड कोरोमंडल तटीय मैदान। ओके, तमिलनाडु में कावेरी नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमने देखा हो कि इसमें गंगा नदी डेल्टा बनाती है, कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कटा फटा टाइप का मैदान होता है पश्चिमी तटीय की तुलना में। आंध्र प्रदेश के तट पर पुलकित झील है, जो एक लैगून झील है। उत्कल सरकार, नाउ वी कमिंग ऑन उत्कल सरकार। दिस इज उत्कल सरकार। बेसिकली उत्तरी सरकार को उड़ीसा का एक तट भी है। उत्कल मीन्स उड़ीसा का पुराना नाम भी है। यह चावल, जूट और खेती के लिए सर्वाधिक है। इसमें चिल्का झील स्थित है, यहाँ पर इसकी एक चिल्का झील स्थित है। नाउ वी कमिंग ऑन भारत के प्रमुख बंदरगाह, इंडिया मेजर पोर्ट्स इन हिंदी। भारत में बेसिकली 13 बड़े बंदरगाह हैं एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो हम बड़े बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे। देश में 13 बंदरगाह है, पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के समान रूप से बनाए गए हैं, मीन्स इसको डिवाइड किया गया। ये तो 13 स्थित बंदरगाह हैं, पूर्वी और पश्चिमी तटों में समान रूप से बनाए गए। यहाँ इसको डिवाइड किया गया है। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एनोर, तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तटी में स्थित है। ये पूरे स्थित हैं, पूर्वी तटी में स्थित है। जबकि कोचीन, मैंगलोर, मरमुगाई, मुंबई, नोहा सेवा एवं जवाहरलाल नेहरू कांडला बंदरगाह पूरे पश्चिमी तटीय बनाए गए। इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली इसको भी अगेन वही डिवाइड किया गया है। इसमें इस डीपी में, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। नाउ वी कमिंग ऑन मुंबई बंदरगाह हर चीज़ के बारे में हम डीप से पढ़ेंगे, जो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आएगा।
ये पश्चिमी तटीय मैदान का बंदरगाह है। अब मुंबई है, बड़ी सिटी है, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता है। ओके, इसको भारत का द्वार भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है क्योंकि मुंबई में बहुत पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। मीन्स बहुत पहले से ही इसमें कुदरती बंदरगाह बोला जाए, प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि सभी जितने भी है यहीं से आते हैं। इस बंदरगाह की क्षमता 200 टन है। भारत का सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो यहीं पर है। पश्चिमी तट का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो यही है। ठीक है, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है यही है। 20% भारत का व्यापार यहीं होता है क्योंकि बड़ी सिटी है, तो सी बात है सब कुछ ज़्यादा हो। पेट्रोल व शुष्क निर्मित सामग्री यहीं से आयात होती है, निर्यात होती है, आयात होती है, जो भी है। ठीक है, अब बड़ा बंदरगाह है तो इसमें लोड बहुत ज़्यादा होगा। उस लोड को कम करने के लिए एक और जस्ट उसके बाजू में बंदरगाह है, ऊपर किया गया इसको नौहा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू, गॉट इट। यह मुंबई की जस्ट निकट में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था, एज पर डिस्कशन। नौहा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक सर्व सेवा सुविधा युक्त, क्योंकि मुंबई के जस्ट बाजू में डेवलप किया गया है तो इसमें सभी फैसिलिटीज डाल दी गई होंगी। तो ये सबसे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के लिए यह व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। अब कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। गुजरात भी एक अच्छी सिटी है। इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यह गुजरात की कच्ची खाड़ी में स्थित है, जो ज्वारी बंदरगाह स्थित है, ज्वारी बंदरगाह कहलाता है। इसके निकट के राज्य दैट्स कॉल्ड खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती, इनके लिए बहुत विकास होने के कारण इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। जैसे रिसेंटली क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। यह बंदरगाह भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात करता है। अभी तो पर क्या हो रहा है कि सूरत में सबसे ज़्यादा कपड़ों की फैक्ट्रीज है, जिसके कारण कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल एंड पोटास, फास्फेट, नमक आदि इन सभी का निर्यात बढ़ जाता है इससे। मारवा गोवा बंदरगाह एक बेसिकली देखो गोवा की जस्ट बाजू में मारवा गोवा बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन गुजरात की कच्ची खाड़ी में ये ज्वारी बंदरगाह था, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। नी मैंगलोर बंदरगाह, ये नी मैंगलोर में बनाया गया है। इसको ये भी एक कर्नाटक राज्य की समुद्र तट की सीमा पर स्थित है। इधर पर एक फैक्ट्री है दैट्स कॉल्ड कद्रमुखी खान के कारण इसको लौह अयस्क के निर्यात किया जाता है। इधर से लौह अयस्क के जितना भी है कद्रमुखी खान यहीं पर स्थित है, जिससे लौह अयस्क का निर्यात के लिए फेमस है। कोची जस्ट उसके नीचे है, तो केरल राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े बड़े जहाज ठहर सकते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह है, इसमें गहराई अच्छी होने के कारण इसमें प्राकृतिक बंदरगाह बड़े बड़े जहाज ठहर सकते हैं। कोची बंदरगाह पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह क्योंकि सबसे बड़े बड़े जहाज इसमें ठहर सकते हैं, सो दैट्स वाई सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया। इधर पर हम जानते हैं केरल में चाय, कॉफ़ी और मसालों की उर्वरकता बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये इसके लिए निर्यात के लिए फेमस हो चुका है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है केरल में क्या होता है, केरल इसके लिए इसमें ये हो सकता है। तो इधर पर सबसे ज़्यादा उर्वरकता इसकी होती है, तो दैट्स वाई इसके निर्यात के लिए फेमस होता है। सेकेंड थिंग, अगर मैंगलोर में है तो मैंगलोर में यहाँ पर ये फैक्ट्री हो सकती है, तो इसके फैक्ट्री के कारण इसका आयात किया जा सकता है। उस टाइप से आप इसको याद करने के लिए अच्छा आसान होता है। नाउ कमिंग ऑन कोलकाता बंदरगाह अब पूर्वी तट में पहुँच गए। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, यहाँ पर एक हुगली नदी है, तो उधर पर है। ये कृत्रिम बंदरगाह, इसको बनाया गया। पूर्वी तट का ये सबसे कोलकाता जो है वो पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
कोलकाता बंदरगाह दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित करता है। अब सबसे बड़ा बंदरगाह होने का हल्दिया जस्ट उसके बाजू में है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए बनाया गया है। यह तेल शोधन कारखाना भी स्थित है, इसके कारण इसका निर्यात इम्पोर्टेंट हो जाता है। ना विशाखापट्टनम बंदरगाह आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पर है। यह पूर्वी तट का आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम का जो सबसे गहरा बंदरगाह है। अब गहरा है तो इधर पर क्या इंपॉर्टेंस होगा, जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत भी यहीं पर हो सकती है। बंदरगाह अपने कार्यों और गुणवत्ता की उत्पादकता के लिए, क्योंकि इधर पर बंदरगाह पर जहाजों का जो निर्माण या मरम्मत है, सो इसके कारण इसके लिए फेमस है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इधर पर एक ही प्राकृतिक बंदरगाह है, जो अभी हमने देखा कि प्राकृतिक बंदरगाह इसमें विशाखापट्टनम का, लेकिन कोलकाता हल्दिया बोथ आर कृत्रिम बंदरगाह एंड चेन्नई का बंदरगाह भी कृत्रिम है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। चेन्नई एक बड़ी सिटी है, तो इधर पर सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यही है। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। जस्ट उसके बाजू में एक और है, दैट्स कॉल्ड एन्नौर बंदरगाह, जो चेन्नई के बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए। इधर पर देख सकते हैं, कोलकाता के बाजू में हल्दिया बनाया गया, चेन्नई के बाजू में एन्नौर बनाया गया, मुंबई के बाजू में जवाहरलाल नेहरू बनाया गया। तो ये जितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उसके जस्ट बाजू में एक और छोटा बंदरगाह बनाया गया है, उसका लोड कम करने के लिए। ना पारादीप बंदरगाह ये कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में स्थित है। पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में स्थित है। यह प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। बंदरगाह की उड़ीसा में, अभी पर क्या होता है कि उड़ीसा से जितनी भी चीज़ें आती हैं, बिहार से जितनी चीज़ें आती हैं, या बिहार में कुछ चीज़ें लेके जाना है या उड़ीसा में कुछ चीज़ें लेके जाना है, तो इनका निर्यात और आयात करने के लिए ये पारादीप बंदरगाह यूज़ किया जाता है। अब हम जानते हैं बिहार में बहुत सारे खनिज होते हैं, तो इनको निर्यात करने के लिए एंड इसमें मशीनें ले जाने के लिए, गंधक उर्वरक ले जाने के लिए, इंजीनियरिंग सामान ले जाने के लिए इस बंदरगाह का यूज़ किया जाता है। ना तूतीकोरन बंदरगाह बेसिकली जस्ट तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है। ये जस्ट एक बाउंड्री पर है, पश्चिमी और उत्तर की बाउंड्री पर स्थित है तूतीकोरन बंदरगाह। यहाँ पर नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है, जबकि मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि का आयात किया जाता है। ओके, नाउ पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये बेसिकली अंडमान निकोबार पे स्थित है। 2010 में इसको 13वीं बंदरगाह की स्थापना के रूप में इसको दिया गया। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इसकी आगे हम अब दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।